नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के साथ चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इस तरह हम लोग सबसे पहले चुनाव आयोग के परिचय को देखेंगे कि चुनाव आयोग क्या है। इसके बाद हम लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति को देखेंगे कि संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है। इसके बाद इसके गठन मतलब इसकी गठन कैसे की जाती है, इनमें कौन कौन से लोग होते हैं, इसको समझेंगे। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण कार्यों को समझेंगे एवं लास्ट में इसका निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप पूरे वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग जिसकी स्थापना भारत में 25 जनवरी 1950 में की गई दोस्तों। ठीक है, तो अब समझते हैं कि आखिर इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक लोकतंत्र जो होती है वो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की प्रणाली होती है और दूसरी लोकतंत्रीय प्रणाली है वो संसदनात्मक मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। आपको बता दें कि अध्यक्षात्मक डेमोक्रेसी जो होती है इसकी अगर बात करें तो इसको हम लोग यूएसए में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा लोकतांत्रिक प्रणाली, एक ऐसा तरीका जिसमें लोग अपने संसद के प्रतिनिधि को खुद से चुनते हों एवं उनके द्वारा वहां के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वे जाकर संसद में बैठे एवं देश की कार्यवाही में, देश में शासन प्रणाली में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मतलब ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जहां के लोग अपने मतों का उपयोग करके, अपने वोट का उपयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो संसद में जाकर बैठते हैं। अब संसद क्या है? संसद एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा जगह है जहां पर उस देश के प्रतिनिधि जाकर बैठते हैं, देश के लिए नियम कानून बनाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर संविधान में आवश्यक संशोधन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग देश में संसदीय प्रणाली में रहते हैं और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। दोस्तों, एक बात सबसे गौर करने की बात है, जब हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव कैसे करें? हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हो वो स्वतंत्र हो, वो निष्पक्ष रूप से चुने गए हों। हम कभी ऐसी प्रणाली में, ऐसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करेंगे जहां पर गलत चीजों का उपयोग किया गया हो, यानी वहां पे चुनावी धांधली हुई हो। क्या हम कभी ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो किसी जगह के प्रतिनिधि के तौर पर बन के गए हैं एवं उन्होंने अपने निर्वाचन में धांधली का उपयोग किया है? मान लीजिए इनका जो बूथ था उसे पूरी तरह से बूथ का कैप्चर कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो हम ऐसे लोगों का कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा होने पे हमें, हमारे अंदर क्या होगा, लोकतंत्र के प्रति जो विश्वास है, जो लोगों का जो धर्म लोकतंत्र के प्रति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उठ जाएगा। तो यह आवश्यकता है, ये जरूरी है कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हो उनका चुनाव जो है वो निष्पक्ष के तौर पे हो, वह स्वतंत्र के तौर पे हो, वह पूरी तरह से स्वच्छ प्रणाली से निर्वाचित हो। तो इसी क्रम में हमारे भारत में 25 जनवरी 1950 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग की अगर कार्य की बात करें तो चुनाव आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना है। मतलब देश में जो एक महोत्सव है, मतलब देश में जो शासक होते हैं, देश के जो सरकार होते हैं, उनके निर्वाचन जो प्रणाली बहुत लंबी प्रणाली होती है, उसको अच्छे ढंग से करने का जो काम होता है, उसको अच्छे ढंग से जो करवाने का काम होता है, कार्य होता है, वो निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का होता है दोस्तों। तो अब इसके हम लोग संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, चुनाव आयोग की अगर संवैधानिक स्थिति की बात करें, मतलब संविधान में इसे कहाँ स्पेशल जगह दिया गया है, तो संविधान के पार्ट 15 यानी भाग 15 में निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है।
पार्ट 15 यानी भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 के बीच, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का ही बात किया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि प्रारंभ में इसमें सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, देश में चुनावी जो एरिया है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए कार्यरूप को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि इसके जो एक सदस्यीय प्रणाली है उसे बढ़ाकर बहुसदस्यीय बनाया जाए, मतलब इसमें कुछ और लोगों को स्थान दिया जाए। तो वर्तमान में देखा जा सकता है कि सन 1993 में इसे एक सदस्यीय संगठन से बढ़ाकर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। मतलब जहां प्रारंभ में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, अभी जो है इसमें एक लोगों के साथ दो और लोग जुड़ गए हैं, मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त भी जुड़ गए हैं। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों लोगों की शक्तियां जो है वो एक प्रकार एक जैसी होती है, मतलब तीनों का जो शक्ति की बात करें तो एक जैसी शक्ति होती है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो ये तीनों की आपसी सहमति के बाद ही लिया जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है वो एक बहुसदस्यीय संस्था है, जहां पर कुल 3 लोग होते हैं एवं तीनों को जो शक्तियां प्राप्त है वो एक जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही में हम लोग इसकी वेतन भत्तों को देखते हैं दोस्तों। चलिए, अगर इनकी वेतन की बात करें तो इनकी जो वेतन होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, या आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, आप दोनों को जो पैसे मिलेंगे, आप दोनों को जो वेतन मिलेंगे वो दोनों एक समान मिलेंगे। साथ ही में इनको जो है वो निःशुल्क आवास की सुविधा होती है, मतलब इनको फ्री ऑफ कॉस्ट का घर दिया जाता है। साथ ही में इनको स्वास्थ्य सुविधा भी फ्री दी जाती है, मतलब अगर कोई बीमार पड़ते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनकी खर्चा पूरी तरह से सरकार उठाएगी। साथ ही में उनको यात्रा भत्ता जो है, मतलब वो चाहे कहीं घूमना चाहें, कहीं जाना चाहें तो उनके लिए जो पैसा है उसका पूरा खर्च भी सरकार उठाती है। तो दोस्तों, अब हमने इनकी वेतन की बात की, अब इनकी कार्य अवधि की बात करते हैं, मतलब ये अपने पद पर कितने समय के लिए बने रहते हैं। तो दोस्तों, अगर इनकी कार्य अवधि मतलब इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल मुख्यतः 6 वर्ष के लिए होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब इन दोनों कंडीशन में से जो कंडीशन पहले लागू हो जाए तब तक के लिए वे अपने पद पर बने रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का 6 वर्ष पूरा हो जाए तब उन्हें अपने पद से छुट्टी दे दी जाती है, या तो उनका पहले ही 65 वर्ष पूरा हो जाए तो उन्हें अपने पद से छुट्टी दे दी जाती है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी कार्य को देखते हैं। मतलब चुनाव आयोग के जो मुख्य उद्देश्य है देश में निर्वाचन करवाना, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर देश में निर्वाचन में करवाने में उनका महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन सा है। बहुत दिलचस्प है, आप ध्यान से देखिए दोस्तों। तो उनकी अगर कार्य को बात करें तो उनका जो सबसे मेन काम है वो देश की संसद की चुनाव एवं राज्यों की विधानसभा के चुनाव को संपन्न करवाने का उनका काम है। मतलब देश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या देश में चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव, इन दोनों को चुनाव करवाते हैं वो चुनाव आयोग का ही मुख्य काम है। साथ ही में राज्यों के विधानसभा के चुनाव करवाने का भी कार्यभार का भी काम वो चुनाव आयोग का होता है। दोस्तों, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों का टाइम और डेट, मतलब इन दोनों का चुनाव कब करवाया जाए, कैसे करवाया जाए, ये दोनों चुनाव आयोग करवाते मतलब निर्णय लेते हैं। साथ ही में दोस्तों, आपको ये बता दें, इन दोनों चुनाव के लिए जो मतदाता सूची बनाया जाता है, लिस्ट ऑफ वोटर्स बनाया जाता है, वो भी चुनाव आयोग के द्वारा ही तय किया जाता है। दोस्तों, साथ ही में संसद के चुनाव और विधानसभा के चुनाव करवाने के साथ ही साथ देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी चुनाव आयोग ही करवाते हैं।
तो इस तरह से हम लोग इनकी कुछ कार्यों को देखें, कुछ और कार्यों को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगर किसी दल को चुनाव चिन्ह प्रदान करना है, मतलब अगर हम बोलते हैं कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, कमल, एवं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ छाप, पंजा छाप। तो इन दलों को एवं साथ ही साथ जो अन्य दल होते हैं उनको चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, तो वो चुनाव आयोग ही प्रदान करता है दोस्तों। साथ ही में अगर हम बात करें कि अगर किसी दल को क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना हो, मतलब इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय पार्टी उन पार्टी को कहा जाता है जो देश में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चुनाव लड़ सके, एवं क्षेत्रीय पार्टी वे जो किसी खास क्षेत्र में ही चुनाव लड़ सके। इनका जो निर्णय करना होता है वो भी चुनाव आयोग ही करते हैं। इनका कुछ क्राइटेरिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक देश में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। साथ ही में आपको पता होगा दोस्तों कि चुनाव के पहले आचार संहिता लागू हो जाता है, तो उन आचार संहिता को लागू करने का जो निर्णय होता है, जो भार होता है, जो काम होता है, वो भी चुनाव आयोग का ही होता है। अगर किसी स्थान पर चुनावी धांधली हुई, चुनावों को लेकर लोगों में मतभेद हुआ, तो वहां पर अगर पुनः चुनाव करवाना हो या चुनाव को उस समय रद्द करना हो, तो ये दोनों काम जो है वो भी चुनाव आयोग का ही होता है दोस्तों। साथ ही में आपको बता दें कि उम्मीदवारों के लिए जो राशि का निर्णय होता है, मतलब वो चुनाव में कितना पैसा खर्चा कर सके, उसका निर्णय भी चुनाव आयोग ही करता है दोस्तों। मतलब उम्मीदवार के द्वारा उस चुनाव में कुल मैक्सिमम कितने पैसे खर्च किए जा सकते हैं, इसका निर्णय भी चुनाव आयोग ही करता है। साथ ही में चुनाव को लेकर सरकार को अगर कुछ परामर्श देना हो या कुछ सलाह लेना हो, तो भी वो चुनाव आयोग ही करता है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि देश में चाहे संसदीय चुनाव हो, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हो, या देश में विधानसभा का चुनाव हो, ये दोनों काम चुनाव आयोग करता है। इन चुनावों की तिथि, मतलब डेट और टाइम, कब हो, कैसे हो, ये सब का निर्णय भी चुनाव आयोग ही लेता है। अगर मतदाता सूची की बात करें तो वो भी चुनाव आयोग ही बनाता है। अगर दलों को चुनाव चिन्ह देने की काम की बात करें तो वो भी चुनाव आयोग ही करता है। किस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना हो, उसका भी काम चुनाव आयोग ही करता है। आचार संहिता का बात हो, चुनाव किसी स्थान पर रद्द करवाने की बात हो, इसका निर्णय भी चुनाव आयोग ही करता है दोस्तों। साथ ही में चुनाव में किसी उम्मीदवार के द्वारा किस चुनाव में कितनी राशि मैक्सिमम खर्च की जाए, उसका निर्णय भी, एवं सरकार को अगर आवश्यक कुछ सलाह या परामर्श लेना हो तो इसका भी निर्णय चुनाव आयोग करता है दोस्तों। मान लेते हैं कि चुनाव को लेकर अगर किसी प्रकार का बड़ा विवाद हो गया तो उसका निर्णय कौन लेगा, ठीक है। तो इस संबंध में कहा गया, प्रारंभ में जो भी चुनाव विवाद होता था उसका निर्णय चुनाव आयोग ही लेता था दोस्तों, लेकिन बाद में 19वें संवैधानिक संशोधन 1966 में क्या किया गया, इसमें संशोधन कर कहा गया कि इस तरह के चुनाव विवादों का जो निर्णय होगा वो चुनाव आयोग नहीं करेगा, बल्कि संबंधित राज्य के कौन करेंगे, उच्च न्यायालय करेंगे। मतलब ये जो चुनावी विवाद को सुलझाने का जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय को दे दिया गया। यहाँ पे एक टॉपिक छूटा था दोस्तों, जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि इन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो हटाने का क्राइटेरिया है उसी के आधार पर हटाया जा सकता है। मतलब इनकी नियुक्ति तो प्रेसिडेंट करेंगे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन इन्हें 2 ही तरीके से हटाया जा सकता है। क्या है वो 2 तरीका, या तो वे त्याग पत्र दे दें, खुद से रिजिग्नेशन लेटर दे दें, या तो फिर वो क्या करें, उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए, उनके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जाए। दोस्तों इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है कि अगर संविधान के संसद के दोनों सदनों से अगर ये पारित कर दिया जाए कि ये संबंधित व्यक्ति जो है वो गलत किया है, वो गैर संवैधानिक काम किया है, तो उन्हें उस पद से हटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि चुनाव आयोग देश में एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिनका मुख्य उद्देश्य देश में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र समय समय पर चुनाव करवाना है। साथ ही में इनका गठन, इनकी नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनको सिर्फ दो ही तरीके से हटाया जा सकता है, एक या तो वो खुद से त्यागपत्र दे दें, दूसरा महाभियोग। इनके अनेक कार्य हैं, कार्य में चाहे लोकसभा राज्यसभा का चुनाव करवाना हो, विधानसभा का चुनाव करवाना हो, या तो फिर मतदाता सूची चुनाव, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह प्रदान करने हो, ये सारे काम जो हैं वो चुनाव आयोग का होता है दोस्तों। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ बेझिझक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।